बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीसी साइकिल पे आज हम ये दूसरा प्रॉब्लम कर रहे हैं और पहले के मुकाबले में ये थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है। अच्छा जी, इसकी स्टेटमेंट है रेफ्रिजरेटर बेस्ड ऑन वीसी साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट ऑफ -20 डिग्री एंड 40 डिग्री कि एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वीसी साइकिल पे और उसकी जो ऑपरेशन टेम्परेचर है वो -20 डिग्री एंड 40 डिग्री, लोअर टेम्परेचर -20 डिग्री है और हायर टेम्परेचर 40 डिग्री है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये नॉर्मल वीसी साइकिल से थोड़ा सा हट के है। तो इसके लिए हमें टीएस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी कि आपका रेफ्रिजरेंट अगर कंडेंसर में एंटर करे तो वो सैचुरेटेड वेपर होगा, तो किस तरह हम टीएस डायग्राम पे वो होगा, और अगर वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा आउट पे तो किस तरह होगा। तो मैं पहले टीएस डायग्राम इसके लिए बनाता हूँ। तो टीएस डायग्राम यहाँ पे ये आपका टेम्परेचर हो गया, ये आपका एंट्रोपी हो गई। अच्छा जी, अब टीएस डायग्राम नॉर्मल डोम हम बनाते हैं। अब इस नॉर्मल डोम में आप देख ले कि ये आपका वो पॉइंट 2 वो कह रहा है कि द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर। तो मुझे पता है कि ये जो लाइन है ये कंडेंसर की लाइन है। तो वो कह रहे कि इट एंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर। तो ये आपकी सैचुरेटेड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन है और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। तो आपकी कंडीशन ये है कि आपका पॉइंट 2 विच विल एंटर दी कंडेंसर, तो वो सैचुरेटेड वेपर होगा, और पॉइंट 3 जो कि आउट पे होगा तो वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा। तो ये आपकी आउटलाइन है और ये आउट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है कि ये कंडेंसर की इनलेट होगी। सो रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एज saturated vapor and here the condenser will leave the condenser as saturated liquid। और आपकी पूरी अब जो टीएस डायग्राम की पूरी लाइंस हो जाएगी इसी तरह के। यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो 1 से 2 तक ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो अब आप देख ले कि यहाँ पे ये पॉइंट वेपर से यहाँ आ रहा है तो ये आपकी वेट कंप्रेशन हो जाएगी। 1 to 2 मुझे पता है कि इट इज़ वेट कंप्रेशन प्रोसेस, और फिर ये मुझे पता है इट इज़ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो ये आपकी थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो जाएगी 3 to 4, और 4 to 1 आपकी एवापोरेटर की प्रोसेस हो जाएगी। तो सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपकी यहाँ पे ड्राई कंप्रेशन नहीं हो रही बल्कि वेट कंप्रेशन हो रही है। तो इसीलिए स्टेटमेंट में गिवन है कि द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर एंड लीव्स एज सैचुरेटेड लिक्विड। तो यहाँ पे आपकी कंप्रेसर की जो एंट्री पॉइंट है वो वेट रीजन में आ जाएगी, मींस कि वहाँ पे कुछ लिक्विड पार्टिकल्स भी होंगे। अच्छा, फिर वो कह रही थी एंट्रोपी एंड एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर एट दिस टेम्परेचर्स इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब -20 और सिंपल ये डाटा हमने स्टीम टेबल से लिया हुआ है कि आपकी एंथैल्पी है, एंट्रोपी है और एंथैल्पी है जो कि -20 और -40 डिग्री पे इसी तरह होगी। -20 डिग्री पे आपकी जो एंथैल्पी है विच इज़ इन दी लिक्विड फॉर्म तो वो 20 किलो जूल पर केजी है, और जो गैशियस वेपर फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में वो 180 किलो जूल पर केजी है, और 40 डिग्री पे 80 है और गैशियस फॉर्म में 200 है। सिमिलरली -20 डिग्री पे आपका एंट्रोपी विच इज़ इन प्योर लिक्विड फॉर्म में इसी 0.07 है, और इन गैशियस फॉर्म में 0.7366 है, और यहाँ पे 0.3 0.67 मीन्स के ये अब आप देख ले ये आपका हायर टेम्परेचर है और ये आपका लोअर टेम्परेचर है। तो ये -20 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है। अब ये आपकी वेपर लाइन है और ये आपकी लिक्विड लाइन है। वेपर लाइन मींस गैशियस लाइन। तो यहाँ पे ये ये 40 डिग्री है। तो यहाँ पे 40 डिग्री पे ये HG और SG होगी। यहाँ पे ये आपकी अगर यहाँ पे आती है लिक्विड लाइन पे, तो लिक्विड लाइन पे ये हो जाएगी HF और SF। तो अब मैं क्या करता हूँ कि
नेक्स्ट उन्होंने दिया है कि एफ एम डॉट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज़ 0.025 किलो जूल पर सेकंड। अगर एम डॉट की वैल्यू 0.025 किलो जूल पर सेकंड है तो आप रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मालूम कर ले और COP को मालूम कर ले। तो सॉल्यूशन में मैं पहले जो मालूम करना है उसका फार्मूला लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला मैंने RC रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मालूम करनी है। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मुझे पता है इट इज़ इक्वल टू m डॉट H1 माइनस H4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी मेरे लिए। मेरे पास m डॉट की वैल्यू है बट आई हैवंट H1 एंड H4, और H1 और H4 को मैं जब मालूम कर लूँगा तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को इजी मालूम कर लूँगा। सिमिलरली COP इज़ इक्वल टू H1 माइनस H4 डिवाइड बाय H2 माइनस H1, और सिमिलरली ये वैल्यूज़ भी गिवन नहीं है। तो जब ये वैल्यूज़ आ जाएगी तो COP इजीली मैं फिर मालूम कर सकता हूँ। अच्छा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जो चीज़ें गिवन है वो जब हम फाइंड कर ले तो RC और COP को मालूम कर लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स और फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेपर और ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं है तो फिर इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज़्यादा मसला होगा, क्योंकि आप फिर एंथैल्पीज़ और एंट्रोपीज़ एट डिफरेंट पॉइंट्स पर मालूम नहीं कर सकते। तो मेरी सजेशन ये है कि बिफोर डूइंग दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स गो एंड लर्न थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेपर। तो जब आप वो सीख लेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपनी टेबल्स की तरफ, और ये डिफरेंट वैल्यूज़ है। इन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट एंट्रोपीज़ और एंथैल्पीज़ को वैल्यू का मैं फाइंड करूँगा। अच्छा जी, आप लोग ये कर ले कि डायग्राम में जो वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं वो आप फाइंड कर ले। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 0.2 है, 0.3 है, तो एंथैल्पी एट 0.2 और एंथैल्पी एट 0.3 में इजीली टेबल से मालूम कर सकता हूँ। तो आप देख लें, आपकी H2 है, तो H2 विच इज़ इन दी वेपर लाइन, तो वेपर लाइन में है और 40 डिग्री पे है। तो आपने 40 डिग्री पे आना है, वेपर लाइन मींस के गैशियस में है। तो आप देख ले यहाँ पे Hg को देख ले, तो H2 इज़ इक्वल टू Hg विच इज़ 200 किलो जूल पर kg। फिर आप H3 को देख ले, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, तो H3 को मैं सेम 40 डिग्री पे मालूम कर सकता हूँ यहाँ पे, और ये अब आपके पास HF हो जाएगा, लिक्विड वाली जो लाइन है। तो ये HF की वैल्यू है H3 इज इक्वल टू HF 80 किलो जूल पर kg। नेक्स्ट, अब मुझे पता है कि ये जो लाइन है आइसेंथाल्पिक प्रोसेस है, एंड आइसेंथाल्पिक प्रोसेस मींस के एंथैल्पी एट 0.3 विल बी इक्वल टू एंथैल्पी एट 0.4। सो H3 is equal to H4 because this is आइसेंथाल्पिक प्रोसेस, और आइसेंथाल्पिक प्रोसेस में आपके पास एंथैल्पी सेम होगी। तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी 80 किलो जूल पर kg। अब COP रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए मुझे H1 H4 H2 H1 और H4 चाहिए। अब ये चीज़ें मेरे पास है, सिर्फ H1 नहीं है। अब H1 को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए अब मेरे पास इक्वेशन है, फार्मूला है H1 इज़ इक्वल टू, जो कि आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं कि अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे है इन दी वेट रीजन, तो फिर मैं क्या करूँगा, स्टीम टेबल से इजीली, तो मैं स्टीम टेबल से भी मैं इजीली वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे स्टीम टेबल से भी इस पॉइंट यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन हो तब। तो अच्छा, यहाँ पे देख ले, मेरे पास फार्मूला है H1 इज इक्वल टू HF प्लस X Hg माइनस HF। अच्छा, तो यहाँ पे H1 इज इक्वल टू HF प्लस X विच इज़ ड्राइनेस फ्रैक्शन
एंड इट विल बी इन परसेंटेज इनटू एच जी माइनस एच एफ। अब ये -20 डिग्री पे मैं क्या एच जी भी मालूम कर सकता हूँ, एच एफ भी मालूम कर सकता हूँ। तो सिर्फ मसला ड्राइनेस फ्रैक्शन का है। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे H1 को मालूम नहीं कर सकता। यहाँ पे टेबल से मैं HF और HG को इजीली मालूम कर सकता हूँ, लेकिन ड्राइनेस फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे मालूम नहीं कर सकता कि ये 0.8 है या 0.7 है, 6 है, 8 है, 9 है, जो भी है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 का नाम इसलिए देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ड्राइनेस फ्रैक्शन को मालूम कर लूँ। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन को मालूम करने के लिए मैं एंट्रोपी का फार्मूला यूज़ करूँगा। तो ये एंट्रोपीज़ की वैल्यूज़ आपको इसलिए गिवन है ताकि आप इससे ड्राइनेस फ्रैक्शन को मालूम कर लें। तो एंट्रोपी के लिए सेम इसी तरह का फार्मूला है, S1 इज़ इक्वल टू SF के। यहाँ पे पॉइंट 1 पे मेरे पास एंट्रोपी क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला है S1 इज़ इक्वल टू SF प्लस X इंटू SG माइनस SF। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। यहाँ से मैं क्या करूँगा, X को मालूम करूँगा। और X को किस तरह मालूम करूँगा, अब आप देख ले, ये सब डेटा -20 डिग्री पे है। तो एट -20 डिग्री आप टेबल से देख लें, 8 -20 डिग्री आपकी SF की जो वैल्यू है वो है 0.07। तो SF आपकी 0.07 है। फिर SG को देख ले, तो SG की वैल्यू आपके पास है 0.7366। तो अब SG की वैल्यू भी आ गई, SF की वैल्यू भी आ गई, लेकिन अब S1 की वैल्यू को किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। तो अब आप देख लें, 1 to 2 इज़ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मीन्स के यहाँ पे S1 इज़ इक्वल टू S2। आइसेंट्रोपी प्रोसेस में आपकी S1 इक्वल टू S2 हो जाएगी। तो अब आप S2 को देख लें, तो S2 की जब वैल्यू आप मालूम कर लेंगे तो वही S1 की वैल्यू होगी, आप इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी। तो S2 की वैल्यू को मैं किस तरह मालूम करूँगा, तो आपको जाना पड़ेगा एट 40 डिग्री। तो मैं 40 डिग्री पे आ जाऊँगा और 40 डिग्री पे यहाँ पे ये वेपर लाइन है, मींस SG है। तो एट 40 डिग्री SG इज इक्वल टू 0.7366 सॉरी 0.67। तो ये आपके पास 40 डिग्री पे ये आ जाएगी 0.67। और ये आपकी वेपर या गैशियस है, तो ये मैं लिख सकता हूँ S2 इज़ इक्वल टू SG इज़ इक्वल टू 0.67। तो ये मेरे पास आ गई S2 की वैल्यू। और यहाँ पे मैंने कहा था कि 1 to 2 कंप्रेशन प्रोसेस है और ये इसको मैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कहता हूँ। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मीन S1 इज इक्वल टू S2 और S2 की वैल्यू आ गई आपके पास 0.67 किलो जूल पर kg K1। तो मैं लिख सकता हूँ 0.67 किलो जूल पर kg K1। अब मेरे पास S1 की वैल्यू आ गई, तो मेरे पास SF की भी वैल्यू है, SG की भी वैल्यू है और S1 की भी वैल्यू आ गई, S1 SF SG SF। अच्छा, ये सब वैल्यूज़ मौजूद है। तो मैं अब इस X की वैल्यू को इजीली मालूम कर सकता हूँ, ड्राइनेस फ्रैक्शन को मैं इजीली मालूम कर सकता हूँ। तो पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 से मेरे पास X की वैल्यू जब मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो X की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.9 और 90%। इट मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट 1 पे आपकी जो रेफ्रिजरेंट है उसकी जो कंडीशन है वो 90% वेपर है और 10% आपकी लिक्विड है। तो ये सारा जो प्रोसेस किया ये मैंने X को मालूम करने के लिए। अब ये X मैं सिंपली पुट कर लूँगा इन इक्वेशन 1 और मैं H1 को सिंपली मालूम कर लूँगा। फिर मैं इजीली RC को भी मालूम कर लूँगा और COP को भी मालूम कर लूँगा। अच्छा,
एक्स की वैल्यू 0.9 है। अब इस फार्मूला को देख लें, H1 इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच जी माइनस एच एफ। अब पॉइंट 1 को देख लें, वो -20 डिग्री पे है, तो आपने अब क्या करना है, एट -20 डिग्री पे जाना है टेबल में और यहाँ पे एच एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एच एफ की वैल्यू यहाँ पे होगी, देख लें, एच एफ इज़ इक्वल टू 20 किलो जूल पर के जी। सिमिलरली एच जी की वैल्यू आप मालूम कर ले, तो एच जी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 किलो जूल पर के जी। अब ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई एच जी की, एच एफ की और एक्स की। तो सिंपली आप इक्वेशन नंबर 1 में इनको पुट कर लें। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर लूँगा तो H1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 164 किलो जूल पर के जी। अब हमारा जो मेन मसला था वो ख़त्म हो गया, H1 की वैल्यू आ गई। ऑलरेडी H2, H3, H4 की वैल्यूज़ हमारे पास है, तो उनको सिंपली मैं जो COP का फार्मूला है, जिनको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था या ए का नाम दिया था, तो उसमें मैं पुट कर लूँगा या सिंपली वो फार्मूला फिर मैं लिखता हूँ। अब H2, H3, H4, H1 ये सब गिवन है, मींस कि हमने जो नहीं मालूम था वो मालूम कर लिया। अब पहला है RC को मालूम करना, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के लिए मेरे पास फार्मूला है m डॉट H1 माइनस H4। तो अब आप देख ले, m डॉट की वैल्यू आपके पास है 0.025 किलो के जी पर सेकेंड। H1 की जो वैल्यू है वो है 164 और H4 की जो वैल्यू है वो है 80। तो सिंपली आप इनमें पुट कर ले, आपकी जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू है वो आ जाएगी 2.1 और 2.09 समथिंग किलोवाट, तो 2.1 किलोवाट। तो इस रेफ्रिजरेटर की रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो है 2.1 किलोवाट। तो ये आपके पास पार्ट ए आ गया। अब आपने COP मालूम करना है, तो COP के लिए मेरे पास फार्मूला है जो कि मैं बार बार यूज़ करता हूँ, H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। अब आप सिंपली क्या करें, H1 164 माइनस 80 200 माइनस 164, तो COP की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब आप सिंप्लीफाई कर लें, 2.33। तो इस रेफ्रिजरेटर की या इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की COP 2.33 है, जबकि जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो है 2.1 किलोवाट।